हेलो एवरीवन। आज हम एनएमटीसी जो सब जूनियर का पेपर होता है उसका स्टेज 1 के पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसमें लेक्चर 1 हमने रिकॉर्ड कर दिया है। ये सेकंड लेक्चर है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो लेक्चर 1 में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, बहुत सारे कंसेप्ट को हमने सीखा था और आज उसी क्रम में ये लेक्चर 2 है नंबर सिस्टम का। इसमें भी हम क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ साथ कंसेप्ट भी सीखेंगे कि किस क्वेश्चन को या कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चन बनाया जाता है उसको कौन से कंसेप्ट हम यूज करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये सेकेंड लेक्चर में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 सर्ड और एक्सपोनेंट टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। कुछ सर्ड गिवन है, लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ 2 है, रूट 3 है, फोर्थ रूट ऑफ 5 है और सिक्स्थ रूट ऑफ 7 है। ये सर्ड्स गिवन है और पूछा गया है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जिसका क्या है मैग्नीट्यूड ग्रेटेस्ट है। मतलब कुल मिला जुला के बात ये हो रही है कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है। क्लियर है। अब आपको ये पता होगा कि सर्ड्स या एक्सपोनेंट में बेस होता है और क्या होता है पावर, यानी बेस और एक्सपोनेंट की बात होती है, बेस और पावर की बात होती है। तो यदि किसी भी दो सर्ड्स या दो से ज़्यादा सर्ड्स को यदि हमें कंपेयर करना होता है तो वहाँ पे ज़रूरी ये करना होता है कि या तो आप बेस को सेम बना दीजिए या फिर पावर को सेम बना दीजिए, तो हम आसानी से कंपेयर कर पाते हैं। यदि सभी नंबर्स के सभी सर्ड्स के बेस सेम हैं, पावर अलग अलग है, तो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। और यदि पावर सेम कर दिया जाए, बेस अलग अलग कर दिया जाए, तो भी हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। उसी क्रम में उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए यदि हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करें, तो आपको जो सर्ड गिवन है वो है क्यूब रूट ऑफ 2 और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, अगेन है फोर्थ रूट ऑफ 5 और सिक्स्थ रूट ऑफ 7 है। इनमें आपको ग्रेटेस्ट बताना है या स्मॉलेस्ट बताना है। सबके लिए क्या काम करना है, या तो आप बेस को सेम बनाइए या पावर को सेम बनाइए। अच्छा, इसको यदि हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये लिखा क्या है 2 पे पावर 1/3, ये क्या लिखा है 3 पे पावर 1/2, ये क्या लिखा है तो 5 पे पावर 1/4 और ये गिवन है 7 पे पावर 1/6। तो भैया बेस तो हम सेम नहीं कर पाएंगे, बेस तो अलग अलग है, बेस तो अलग अलग सबका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। बेस को तो सेम करना आसान नहीं है। एक काम करते हैं, पावर को किसी तरह से सेम करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी पावर फ्रैक्शन में हो, जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो सेम करने का क्या कंडीशन है, डिनोमिनेटर आप चेक करिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। इसको सेम बनाना है डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाते हैं, तो जो भी नंबर्स हैं 3, 2, 4, 6 सबका ले लीजिए एलसीएम। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे 3 का, 2 का, 4 का और 6 का, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। इसका मतलब ये है कि पावर में जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है यदि उसको हम 12 बना दें, उसको क्या बना दें, उसको हम 12 बना दें, ठीक है। उसके बाद सोचते हैं हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो पावर में जो भी डिनोमिनेटर है उनको हम 12 बनाएं। 12 बनाने के लिए क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में आप देखिए यदि ये 2 है और पावर है 1/3, 2 है, 2 पे पावर है 1/3, डिनोमिनेटर को 12 कैसे बना सकते हैं, यदि मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर में, तो इसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए यदि हम 3 की बात करें तो 3 के पावर में 1/2 है, 2 को 12 कैसे बना सकते हैं, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से करना पड़ेगा। यदि मैं 5 को देखूं तो 5 का पावर है 1/4, 4 को यदि 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई, तभी तो बैलेंस होगा, तभी ये बैलेंस होगा, अदरवाइज ये वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। 1/6, 6 को 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई। हमने डिनोमिनेटर जो है सबका क्या कर दिया 12 कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसी क्रम में तो क्या मिलेगा, ये हो गया आपका 2 पे पावर
4/12, 3 पे पावर 6/12। चलिए इसको अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं। 2 पे पावर 4/12 यही था, और क्या था? 3 पे पावर, अगेन 3 पे पावर क्या था? 6/12, 3 पे पावर 6/12। अगली वैल्यू क्या थी? 5 पे पावर 3/12, 5 पे पावर 3/12। अगली वैल्यू क्या थी? 7 पे पावर 2/12, तो 7 पे पावर 2/12। हमने डिनोमिनेटर सबका सेम कर दिया, तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर भी सेम कर देते हैं ताकि पावर ही पूरी सेम हो जाए। न्यूमरेटर सेम करने के लिए क्या करें? इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 1/12, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या बनेगा? 4/12। तो हमने 4 को क्या कर दिया? नीचे इस बेस का पावर बना दिया 3, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 6 को नीचे ले आइए, ये 1/12। 5 का पावर क्या लिख देंगे? 3, 1/12। 7 का पावर क्या लिख देंगे? तो 7 का पावर 2 और 1/12। पावर सेम हो गया, बेस को सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 पे पावर 4 कितना हो गया? कितना हुआ? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 16 पे पावर 1/12 हुआ। ये कितना हुआ? 3 पे पावर 6 कितना होता है ये? तो ये 729 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 3 के 9 3, 27 3 81 3 243 और 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बिल्कुल 729। क्लियर है? इस पे पावर क्या हुआ? 1/12। ये कितना हुआ? 125 पे पावर 1/12, और ये कितना हुआ? 49 पे पावर 1/12। पावर सेम हो गया। बेस देख लीजिए, यदि पावर सेम है तो बेस की वैल्यू जिसकी ज़्यादा, वो पूरा वैल्यू क्या हुआ? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सब में तो पावर सेम है, हर नंबर का पावर क्या है? सेम है। तो बेस जिसका बड़ा वो नंबर बड़ा, और जिसका छोटा वो नंबर छोटा। तो सबसे बड़ा बेस किसका है? तो भैया सबसे बड़ा बेस है 729। तो ये नंबर या इस 729 पे पावर 1/12 जिसके रिगार्डिंग है, जिसकी वैल्यू है, ये हम जो कैलकुलेट करते आ रहे हैं, यदि ये बड़ा है, इसका मतलब वही नंबर क्या है? सबसे बड़ा है। तो 729 पे पावर 1/12 किसके रिगार्डिंग मिला है? तो यदि आप पिछली स्लाइड पे जाएं तो किसके रिगार्डिंग मिला था? 3 वाले के रिगार्डिंग, यानी कि क्या है? 3 पे पावर हाफ, यानी कि √3। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? √3। ऑप्शन नंबर किस में मेंशन है? ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी सर्ट्स या एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें कंपेयर करना होता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम ऐसे ही करते हैं। या तो हम बेस को सेम बना के कंपेयर करें, या फिर पावर को सेम बना के कंपेयर करें। क्लियर है? यदि पावर सेम है तो जो नंबर बड़ा, यानी कि जो बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी, जो बेस छोटा वो वैल्यू छोटी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी ऐसा पूछा गया है। तो यदि आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा। नीचे यदि आप ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर में तो हमें दिख रहा है 2 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर -1, कुछ ऐसे 6 स्क्वायर -1। हमें कुछ a स्क्वायर -b स्क्वायर टाइप में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 1 पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा है नीचे? तो a स्क्वायर -b स्क्वायर का टर्म दिख रहा है। एक बार हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। सिंपली अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी, a माइनस बी। इसी तरह से जाना है कहाँ तक? 20 तक। तो 1/20 + 1 और 20 - 1, यही होगा क्या? a स्क्वायर -b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। एक बार इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मिलने वाला है? ये 3 × 1 + 1 ये क्या मिलेगा? 5 × 3 + 1/7 × 5 + 1/21 × 19, यही मिल रहा है क्या?
अच्छा, नीचे यदि जो हम देखें डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे दो दो नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। और जो भी दो दो नंबर हैं आप यदि ध्यान से देखेंगे यहाँ भी, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। यहाँ भी दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। 7 5 का डिफरेंस 2, 21 19 का डिफरेंस 2। इसका मतलब जितने टर्म्स हैं सभी में डिनोमिनेटर में जो दो नंबर प्रोडक्ट हुए हैं उनका डिफरेंस कितना है, 2 है। इसका मतलब यहाँ से थोड़ा सा हम ध्यान से देखें कि जो डिनोमिनेटर के जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है उसके डिफरेंस कितने हैं, डिफरेंस क्या है उसका, 2 है। इसका मतलब न्यूमरेटर में भी हम किसी तरह से 2 ला दें सब में। 2 लाने के लिए क्या करेंगे, काम करते हैं, न्यूमरेटर मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। तो 2 से डिवाइड करेंगे और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म में 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 1 प्लस 2/5 इंटू 3 प्लस 2/7 इंटू 5 अप टू डैश डैश 2/21 इंटू 19। क्लियर है, यहाँ तक तो हमने देख लिया। आगे अब क्या करना है, नीचे दोनों नंबर का डिफरेंस जो था उसको हमने न्यूमरेटर में जनरेट करा दिया। अब सिंपली हम इसको इन्हीं दोनों नंबर को हम अलग अलग करेंगे, जिसको पार्शियल फ्रैक्शन नाम देते हैं। इस टर्म को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 था, चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। 1/2 और ऊपर क्या था, 2/3 इंटू 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस 1/3 लिख दें क्या, 1 माइनस 1/3 कैसे आया, तो ऐसे आया, देखिए 1/2 था, यहाँ क्या था 2 था और यहाँ 3 इंटू 1 था, यही था। इसको हम क्या लिखते हैं, एक टर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको लिखते 3 माइनस 1 3 इंटू 1, यही लिखते क्या। तो ये क्या बनता 1/2, तो ये सब में बाहर से ही मल्टीप्लाई था। इसको क्या लिखते, इसको अलग अलग कर दीजिए, ये अलग, यानी कि 3/3 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 माइनस 1/3, यही आएगी क्या। इसका मतलब जो भी ऊपर 2 है, यदि हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करते हैं तो दोनों का जो दोनों नंबर्स आ रहे थे ना 3 और 1, इनका क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर के साथ डिफरेंस, यही तो लिखा है। तो हर टर्म को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, हर टर्म को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे पहला टर्म है 1/1 माइनस 1/3, छोटा वाला टर्म माइनस, अरे छोटा वाला कह रहे हैं, ये बड़ा वाला टर्म माइनस का छोटा वाला टर्म, तभी डिफरेंस इनका 2 आएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन का सम या माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम होता है दोनों का। चलिए, तो इसी तरह से हम हर टर्म को लिखेंगे। जैसे पहले टर्म को हमने क्या लिख दिया, 1/1 माइनस 1/3। क्लियर है, चलिए चलिए इसको हटाते हैं। इसी तरह से हर टर्म को हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। हर टर्म को हम क्या लिखेंगे, चलिए नोट करते हैं। अगला टर्म क्या था, तो एक बार देख लेते हैं। 5 और 3, 7 और 5, 5 और 3 था, तो प्लस का क्या होगा 1/3 माइनस 1/5। देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर 5 जाएगा, इधर 2 जाएगा, 5 माइनस 3 2, 2/3 इंटू 5 बनेगा। सिमिलरली ऐसे ही जाएगा, तो 1/5 माइनस 1/7 अप टू डैश डैश, यहाँ बनेगा 1/19 माइनस 1/21, यही बनेगा क्या। अब आप क्लियरली यहाँ से यदि ध्यान से देखें तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते ही सेकेंड, ये सेकेंड वाला टर्म कैंसिल हुआ, ऐसे ही फर्स्ट बचा। देखिए 1/5 प्लस का 1/5, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, वैसे ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। यहाँ से पहला वाला बचेगा और यहाँ से आखिरी वाला बचेगा, बाकी सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने आप। फर्स्ट बचा, लास्ट बचा, इसको आप यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/1 माइनस लास्ट वाला टर्म क्या बचा 1/21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या मिलने वाला है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये होगा 21 माइनस का 1, कितना आया 1/2, ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 21। कैंसिल हुआ है किससे, 2 से, कितनी बार में कैंसिल हुआ, 10 बार में। तो आंसर क्या आया 10/21। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 10/21। हम ऑप्शन के थ्रू जाएं, यदि ऑप्शन कौन से ऑप्शन में मेंशन है तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 10/21। तो इस तरह का जो भी आपको इस तरह से एक्सप्रेशन दिखेगा, हमें कोशिश यही करना है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला टर्म मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पे जनरली,
उससे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है एक बहुत बड़ा सा डरावना सा दिख रहा है, इसकी वैल्यू पूछा है इन्होंने, और अंडर रूट में भी जो नंबर्स हैं या जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं सब इरेशनल नंबर हैं। तो इरेशनल नंबर से ही आपको यहाँ पे यदि सोचें आप तो क्या करते हैं हम, रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट एक आता है, इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। इसका मतलब हमें भी यहाँ पे कुछ वैसा ही करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, क्योंकि हम एलसीएम लेके तो इनको सॉल्व कर भी नहीं सकते, बहुत टिपिकल हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब हर टर्म को रेशनलाइज करते हैं, हर एक टर्म को रेशनलाइज करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से रेशनल नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर से गायब हो जाए। तो सबको रेशनलाइजेशन करते हैं। चलिए रेशनलाइज करते हैं। हर एक टर्म को रेशनलाइज करने का तरीका क्या है आपको पता है, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। चलिए तो इस एक्सप्रेशन को, यदि इस एक्सप्रेशन के हर टर्म को हम रेशनलाइज करें तो क्या मिलने वाला है, 1/√2 + 1 है, इसके कंजुगेट से यानी कि √2 - 1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे तो बैलेंस रहेगा पहला टर्म। दूसरा टर्म 1/√3 + √2 है, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर में √3 - √2 यानी कि इसके कंजुगेट से, और डिनोमिनेटर में भी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। यहाँ 1/√4 + √3, इसके कंजुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर √4 - √3, डिवाइड में क्या होगा तो √4 - √3 अप टू डैश डेट कहाँ तक जा रहा है, 99 टर्म्स तक, 99 टर्म्स तक जा रहा है। तो 99 टर्म्स क्या होगा, इसमें 99 वाला टर्म क्या होगा, देखिए पहले वाले टर्म में 2 1 है, दूसरे में 3 2 है, तो 99 में क्या होगा 100 और 99, तो क्या आएगा 100 और 99 यानी कि 1/√100 + √99, यही तो होगा 99th वाला टर्म। इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √100 - √99 से माइनस √99, और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो √100 - √99। क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नीचे आपको दिख रहा है a + b a - b, a + b a - b, a + b a - b, तो नीचे तो a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। ये टर्म सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, ऊपर तो आएगा √2 - 1, नीचे सिंप्लीफाई होकर क्या बनने वाला है a² यानी कि √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा √3 - √2, यही बनेगा √3 - √2, नीचे क्या बनेगा a² - b² यानी √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बनेगा ये √4 - √3, नीचे √4 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, यही है, सब पे अंडर रूट है। चलिए लास्ट तक चलते जाएंगे तो क्या मिलेगा √100 - √99 डिवाइडेड बाई क्या होगा a² - b² यानी कि √100 का स्क्वायर माइनस √99 का स्क्वायर, यही होगा क्या लास्ट तक। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1, डिनोमिनेटर 1 बन गया। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 - 2 डिनोमिनेटर 1 बना। √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 डिनोमिनेटर 1 बन गया। सारे डिनोमिनेटर 1 बन जाएंगे, इसका मतलब डिनोमिनेटर का तो खेल खत्म। ऊपर जो भी वैल्यू आ गई वो न्यूमरेटर में आ गई, तो न्यूमरेटर में क्या है √2 - 1 प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3, √4 - √3, यही आएगा। आगे चलते जाएंगे तो क्या आएगा प्लस का √100 माइनस का √99, यही मिलेगा। अब आप एक बार ध्यान से देखें तो प्लस का √2 माइनस का √2 क्लियर है, प्लस का √3 माइनस का √3, तो ऐसे ही सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन सा बचा, सेकंड बचा, यहाँ से सेकंड बचा, यहाँ से सेकंड लास्ट बचेगा, क्यों, क्योंकि पहला कटा तीसरे से, ठीक है। इसका मतलब ये किससे कैंसिल होगा, इसके इधर वाला जो है उससे कैंसिल होगा। जैसे ये कटा इससे, दो बीच में गैप, तो ये वाला कैंसिल तो होगा आखिरी वाला, इसके दो टर्म पहले वाले से,
बस कौन सा जाएगा, सेकेंड लास्ट। यहाँ से बचा सेकेंड, यहाँ से बचा सेकेंड लास्ट। तो यदि आप ध्यान से देखें तो सेकेंड क्या है, -1, लेकिन ये टोटल वैल्यू किसमें, अंडर रूट में, तो ये -1 प्लस का सेकेंड का सेकेंड लास्ट क्या है, अंडर रूट में 100। और यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 100 कितना मिलेगा, 10, 10 में से 1 गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 बनेगा क्या, अंडर रूट 100 10, 10 में से 1 गया 9, और 9 पे क्या है अंडर रूट, और 9 का अंडर रूट क्या हो गया 3। तो किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी इस तरह के हमें एक्सप्रेशंस दिखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, इरेशनल नंबर, तो उसको रेशनलाइज करना है हर एक टर्म को, तो कुछ ना कुछ आपको एक लॉजिकल पैटर्न दिख जाएगा कि कैंसिल आउट होके कुछ टर्म्स बच जाएंगे, या तो फर्स्ट लास्ट टर्म बच जाएगा या सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म बचेगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इफ n इज इक्वल टू 67 देन फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n। 3 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n बताना है। यदि ये है तो इसकी यूनिट वैल्यू क्या होगी, यानी कि यूनिट डिजिट इसमें बताना है। कौन सा डिजिट, यूनिट डिजिट बताना है। और यहाँ पे गिवन है कि n की वैल्यू क्या है, 67 है। इसका मतलब 3 पे पावर 67 प्लस 2 पे पावर 67, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा। इसका मतलब यहाँ तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। यूनिट डिजिट जैसा कि आप जानते हैं साइक्लिसिटी, ठीक है, साइक्लिसिटी आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी। साइक्लिसिटी क्या है कि जो भी नंबर्स हैं उनके पावर जब हम बढ़ाते जाते हैं तो एक पावर के बाद वो चीज़ें रिपीट होने लगती है, मतलब यूनिट डिजिट उनका रिपीट होने लगता है। क्लियर है, यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। जैसे मान लीजिए यदि हम बात करें 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 कितना आ जाएगा 32। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 आ गया, तो 2 पे पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगा। ऐसे ही हर नंबर के साथ किसी न किसी पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है, जिसको हम नाम देते हैं साइक्लिसिटी। यदि हम इसकी बात करें तो साइक्लिसिटी की बात करें तो डिजिट और साइक्लिसिटी, डिजिट और साइक्लिसिटी मतलब कितने पावर के बाद वो चीज़ें रिपीट होंगी। यदि हम इसकी बात करें तो डिजिट में 0 और 1, ठीक है, और साथ में 0 और 1, उसके बाद 0 1 और कौन सा आता है 5 और 6, 5 और 6, ये 4 डिजिट ऐसे हैं 0 1 5 6, ऐसे पेयर में आप याद कर सकते हैं 0 1 और 5 6, इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। मतलब एक ही पावर के बाद रिपीट होने लगता है, मतलब सेम डिजिट ही रहता है, इसमें तो बदलने वाला नहीं है। यदि हम बात करें 4 और 9 की, इनकी साइक्लिसिटी होती है 2, 4 4 जा 16, अगेन 4 से मल्टीप्लाई करो तो अगेन 4 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 इंटू 6। क्लियर है, तो 4 आ जाएगा। तो इनकी साइक्लिसिटी 4 की भी 2 होती है, 9 की भी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। ऐसे ही यदि बात करें 2 3 और 7 8, ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4। मतलब जैसे 2 पे पावर 4 के बाद रिपीट हुआ, वैसे ही 3 के पावर 4 के बाद भी यूनिट डिजिट रिपीट होगा, 7 पे पावर 4 के बाद भी यूनिट डिजिट रिपीट होगा, 8 पे पावर 4 के बाद भी यूनिट डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा। इसको इसी को नाम देते हैं साइक्लिसिटी। ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होने वाला है। ये है 3 पे पावर कितना है 67, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। इसका मतलब 3 पे पावर 4 का मल्टीपल यदि है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, जो 3 पे पावर 1 का है। यदि हम 4 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करें तो क्या लिखा है 64 प्लस 3, यही लिखा है क्या, प्लस 2 पे पावर 64 प्लस 3, यही लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 पे पावर 64 इंटू 3 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 64 इंटू 2 पे पावर 3। यहाँ से तो यूनिट डिजिट, क्योंकि ये क्या है 4 का मल्टीपल है 64, 4 का मल्टीपल है 64, तो यूनिट डिजिट तो यहाँ से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। जो 2 पे पावर 1 का है वही यहाँ पे हो जाएगा, जो 3 पे पावर 1 का है वही यहाँ हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट को डिसाइड कौन करेगा, 3 पे पावर 3 प्लस यहाँ से 2 पे पावर 3। 3 पे पावर 3 क्या होता है 27, और 2 पे पावर 3 कितना होता है 8। तो यूनिट डिजिट यहाँ से 7, यूनिट डिजिट यहाँ से 8, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 15, यही मिलेगा क्या। या फिर हम क्या कर सकते हैं 27 प्लस 8 भी कर सकते हैं, 27 प्लस 8 कितना आ जाएगा 27 प्लस 8 35, और 35 में यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 5। तो यूनिट डिजिट कंसेप्ट ये है। आंसर क्या आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5। क्लियर है, तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हम साइक्लिसिटी के इससे करते हैं, जैसा कि आपने देख लिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 4 अंडर रूट 3। इरेशनल नंबर इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए तो एक कंसेप्ट क्या है
कि चलिए मान लेते हैं x की वैल्यू 7 माइनस क्या है 4√3 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि चलो कोई भी एक इरेशनल नंबर है जिसका ये स्क्वायर है, जिसका ये स्क्वायर है, यदि वो इरेशनल नंबर पता कर लें जिसका ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वही नंबर होगा, वही नंबर होगा ना। इसका मतलब हम किसी ना किसी तरह से इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करते हैं। तो चलिए देखिए परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में यदि हम ब्रेक करें तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि आपने पढ़ा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, कुछ ऐसा ही हम इसमें जनरेट कराने की कोशिश करते हैं ताकि ये किसी ना किसी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। आपको दिख रहा है -2ab का टर्म कहीं इससे रिलेट करता हुआ दिख रहा है आपको कि -4√3, क्लियर है। इसका मतलब यदि हम इसको लिखें तो 2, क्लियर है, 2a तो रहेगा ना, अंडर रूट तभी तो आएगा √3, 2a बचा क्या 2, क्या ऐसे लिख दें इसको एक बार, 2 इंटू √3 इंटू 2 यानी कि 2ab, लेकिन a क्या मिला यहाँ से √3 और b क्या मिला, यही मिला, a को √3 b को 2 यदि मान के चलें तो ये टर्म 2ab लिख सकते हैं। कितना आएगा 4√3, माइनस है तो माइनस लगा दिया। तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिखा तो नहीं है, यदि आप चेक करेंगे 7 को तो देखिए a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, √3 को क्या लिखे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आंसर आया 7। इसका मतलब यहाँ पता चल गया कि ये जो 7 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं क्या, यही लिख सकते हैं, क्लियर है। 7 को हमने लिख दिया √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको लिख दिया -2√3 इंटू 2, कहाँ से सोचा, इस वाले टर्म से सोचा, -2ab, 2 इंटू ए इंटू बी लिख दिया, 2 लिख दिया, a लिख दिया, जो बचता है जो इसको 4 बनाएगा उसको b मान लिया। एक बार चेक कर लिया कि क्या a और b का स्क्वायर का सम यही नंबर तो नहीं हो रहा, तो यहाँ तो वही नंबर हो रहा है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, तो x इज इक्वल टू लिखा है √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा √3 माइनस 2, क्लियर है क्या। तो आंसर क्या आने वाला है √3 माइनस 2, √3 माइनस 2 या फिर √2 माइनस 3, दोनों होता है, दोनों होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों आता है ना इसमें, तो या तो ये या फिर 2 माइनस √3, ऐसा क्यों, क्योंकि कोई ज़रूरी है कि √3 माइनस 2 का ही होल स्क्वायर है, ये 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर भी तो यही होगा, क्लियर है क्या। क्योंकि स्क्वायर रूट लेते ही प्लस माइनस दोनों में आती है ना वैल्यू, तो एक तो ये मिल जाएगा, दूसरा ये मिलने वाला है। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है 2 माइनस √3, ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट हम इसी तरीके से निकालते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 पे पावर 38 इज डिवाइडेड बाई 48, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि क्या पूछा है, रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर पूछा है, इसका मतलब 7 पे पावर 38 को जब डिवाइड करेंगे 48 से तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या मिलने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसके नज़दीक, उसके आसपास में हम पहुंचते हैं न्यूमरेटर को लेकर के, क्लियर है, न्यूमरेटर को लेकर के पहुंचते हैं। यदि आप यहाँ से बात करें 48 के आसपास, न्यूमरेटर में क्या है 7 पे पावर 38, तो क्या जो बेस 7 है उसको हम 48 के आसपास लिख सकते हैं क्या, तो हमें पता है कि 7 का यदि स्क्वायर करें तो 49 होता है, जो कि 48 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो क्या हम 7 पे 38 को 7 का स्क्वायर पे पावर 19 लिख दें क्या, क्योंकि 2 इंटू 19 कितना होता है 38, और पावर यदि 38 है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 पे पावर 2 होल पे पावर 19, नीचे डिवाइड किससे है 48 से। आगे चलें, 7 पे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, नीचे 48, ठीक है, और 49 पे ये पावर क्या है 19,
49 को 48 के टर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 48 प्लस 1, 48 प्लस 1, 48 प्लस 1 का पावर क्या है? 19, और डिवाइड में क्या है? तो डिवाइड में क्या है? 48 है। क्लियर है? अब यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल का कंसेप्ट क्या कहता है कि ये 48 ये भी 48 है, 19 में से 18 टर्म्स तो ऐसी हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 48 है, केवल एक ही टर्म है जो लास्ट वाली टर्म है, और लास्ट वाली टर्म क्या है इसमें? +1। क्या है? +1 पे पावर 19, यही डिविजिबल नहीं है किससे? 48 से। तो रिमाइंडर क्या होगा? यही तो होगा जो डिविजिबल ही नहीं है। और 1 + 1 पे 19 कितना आता है? 1 आता है। तो रिमाइंडर क्या होगा? 1। कौन से ऑप्शन में मेंशन है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हम रिमाइंडर ये के लिए कंसेप्ट यूज करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का। डिनोमिनेटर के आसपास न्यूमरेटर को लिखने की कोशिश करते हैं, फिर डिनोमिनेटर +1 और या फिर डिनोमिनेटर -1 या जो भी नंबर आए, डिनोमिनेटर प्लस माइनस के टर्म में हम न्यूमरेटर को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3, 5 एंड 8 लिव्स द रिमाइंडर 1, 4, 7 रिस्पेक्टिवली। कोई भी एक नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो रिमाइंडर दे रहा है 1 रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या है? क्रमशः। यदि 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4, 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7। कोई भी वो नंबर रहा होगा। फिर बोला जा रहा है कि फाइंड द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। इसी तरह से रिमाइंडर बताना है कब? इफ द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर बी रिवर्स्ड। सक्सेसिवली डिवाइड का मतलब क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे HCF निकालते थे, डिवाइड किया, जो कोसेंट आया उसको अगेन डिवाइड किया, फिर जो कोसेंट आया उसको अगेन डिवाइड किया, उससे डिवाइड किया, ये तो करते थे। तो यहाँ भी सक्सेसिव डिवाइडेड का मतलब यही है। अब इन्होंने बोला है कि पहला डिवाइजर 3 है, दूसरा डिवाइजर 4 है, तीसरा 8 है। वापस कंडीशन क्या लगाई है इन्होंने? डिवाइजर को रिवर्स कर दिया। मतलब जो नंबर था, यदि उस नंबर में हम इस क्रम में डिवाइड न करते हुए पहले 8 से डिवाइड करें, अगेन जो आया उसको 5 से डिवाइड करें, अगेन 3 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या मिलेंगे? यदि 3, 5, 8 से रिस्पेक्टिवली डिवाइड करने पे 1, 4, 7 रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? सक्सेसिव रिमाइंडर या सक्सेसिव डिवीजन का कंसेप्ट यहाँ पे है। कैसे? मान लेते हैं वो नंबर क्या है? x है। मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। मान लेते हैं वो नंबर x है। यदि वो नंबर x है तो सबसे पहले इन्होंने डिवाइड किससे किया है? सबसे पहले इन्होंने डिवाइड किया है 3 से। तो कुछ टाइम डिवाइड हुआ होगा, मान लेते हैं y टाइम्स डिवाइड हुआ, तो रिमाइंडर भी बचा। और रिमाइंडर क्या बचा? जब हम 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर को लिख लेते हैं इधर साइड में। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर लिख लिया 1। जब 3 से डिवाइड किया, y टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 1 बचा। अगेन अब इस y को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो कुछ टाइम्स डिवाइड होगा, z टाइम्स मान लेते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर 4 बचा। यहाँ रिमाइंडर लिख लेते हैं। अगेन इस z को किससे डिवाइड किया? 8 से। तो ये लास्ट वाला किससे डिवाइड कितनी बार में होता है? 1 बार में होता है। 1 यहाँ लिख दिया 1। रिमाइंडर कितना बचा? तो रिमाइंडर बचा 7। हमने डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर को लिख दिया। सक्सेसिव डिवीजन यही है। चलिए अब क्या कर सकते हैं? हमें क्या चाहिए? x चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो भी डिवाइड किया हमने इसको नीचे से लिखते जाते हैं। किस तरह से लिखेंगे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। जब 8 से डिवाइड किया z को, तो 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा? 7। इसका मतलब z डिविडेंड क्या है? इसका डिवाइजर इंटू इसका कोसेंट, 1 था ना, इसका डिवाइजर इंटू इसका कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो है z। 8 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, तो 1 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर बचा 7। तो z कितना आ गया? z आ गया 15। क्लियर है? सिमिलरली यदि हम y को लिखें तो y को क्या लिखेंगे? 5 से डिवाइड किया, z टाइम्स गया, यानी कि 5 इंटू z प्लस रिमाइंडर कितना मिला? इसमें 4 मिला, तो रिमाइंडर 4। अब y कैसे निकलेगा? z की वैल्यू तो पता है, यहाँ से रख दीजिए। तो 5 इंटू 15 प्लस का कितना? 4, कितना आया? 79। तो y कितना आ गया? 79। अगेन x भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x को क्या लिख सकते हैं? 3 से डिवाइड किया, y टाइम्स गया, यानी कि 3y प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 1। y हमें कैलकुलेट कर रखा है हमने, y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू 79 प्लस में क्या मिला? 1। तो आंसर क्या आया? इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, तो मिलने वाला है 238। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 238। वो नंबर कौन सा था?
238, लेकिन नंबर तो चाहिए नहीं। इस नंबर को अब इनके रिवर्स ऑर्डर के डिवाइजर से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बताना है। तो 238 को कैसे डिवाइड करना है, 853 से। चलिए 238 को डिवाइड करना सबसे पहले 8 से, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 29 टाइम्स जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। अगेन इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से करना था क्या, या 4 से करना था, किससे करना था, 3 से। तो इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 2। तो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या बचा, 6 बचा, फिर 4 बचा, फिर 2 बचा, 6 4 2। ये रिस्पेक्टिव रिमाइंडर हुए कब, जब डिवाइजर को रिवर्स ऑर्डर में हमने क्या किया, उसी नंबर में डिवाइड किया, तो क्या मिला, 6 4 2। कौन सा ऑप्शन है, 6 4 2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो सक्सेसिव डिवीजन को हम इसी तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ n इज इक्वल टू 12 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ n। ये तो फैक्टर्स का कंसेप्ट है। n मान लेते हैं, n गिवन है, n इज इक्वल टू 12 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। तो बताना है n के कितने इवन फैक्टर हैं। n के तो इवन ऑड बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन बताना है कि इवन वाले हैं कितने। तो सबसे पहले इसके लिए कंसेप्ट हम क्या यूज करते हैं कि जो भी नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब उसके फैक्टर्स में सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 2 2 या 4, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं क्या 12 को। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, लेकिन होल पे पावर कितना है, 3, तो यहाँ भी पावर 3, 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो n यहाँ से क्या आ गया, n आ गया 2 पे पावर 3 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 6, कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 कितना है, 3 पे पावर 7। जुड़ जाएगा ना, जब बेस सेम है तो पावर 3 पे पावर 3 यहाँ से आएगा, इंटू 3 पे पावर 4 ये है, तो 4 प्लस 3 3 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 2। ये हमने लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में, किसको, n को। अब यहाँ से कंसेप्ट होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल फैक्टर्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो हम निकालते हैं। तो जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर में होता है, पावर प्लस 1 इंटू दूसरा पावर प्लस 1 इंटू तीसरा पावर प्लस 1 इंटू जितने भी पावर हैं सभी में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे किसके, n के। तो पहला पावर क्या है, 6 है, तो 6 प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दूसरे पावर प्लस 1 से, तो पावर प्लस 1 7 प्लस 1 इंटू तीसरा पावर प्लस 1 2 प्लस 1, ये कितना बना, तो ये बना 7 इंटू 8 इंटू 3, कितना आएगा, आंसर कितना मिलने वाला है, ये 168। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा। तो ये 168 क्या है, ये इवन फैक्टर्स हैं या टोटल फैक्टर्स हैं, तो ये तो टोटल फैक्टर्स ऑफ n है 168। अब इसी फैक्टर्स में कुछ तो इवन होंगे, कुछ तो ऑड होंगे, लेकिन हमें कौन सा बताना है, इवन वाला। इसका मतलब या तो इवन वाला कैलकुलेट कर लें या फिर ऑड वाला कैलकुलेट कर लें और टोटल में से ऑड वाले को घटा दें तो इवन वाला आ जाएगा। अच्छा, ऑड फैक्टर्स कब मिलेंगे, आप खुद सोचिए, ये ऑड नंबर कब कब देगा। तो ऑड नंबर तो हमें लग रहा है तभी तभी मिलेगा जब 3 और 5 का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। 3 रहेगा तो भी ऑड नंबर, 5 रहेगा तो भी ऑड नंबर, यानी 3 के और 5 के कॉम्बिनेशन में जितने फैक्टर्स मिलेंगे वही क्या मिलेंगे, ऑड फैक्टर्स मिलेंगे। तो 3 और 5 के कॉम्बिनेशन वाले ऑड फैक्टर्स मिलेंगे। इसका मतलब ऑड फैक्टर्स का नंबर किस पे डिपेंड करेगा, 3 और 5, मतलब 3 के पावर पे और 5 के पावर पे, जितने इनके पावर होंगे। जैसे हमने टोटल फैक्टर्स निकाला तो सभी का पावर प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑड फैक्टर्स। ऑड के लिए कौन जिम्मेदार है, 3 और 5, तो इन्हीं के पावर ऑड फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की यदि हम बात करें, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो ऑड फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार कौन है, 3, तो 3 का पावर क्या है 7, तो 7 प्लस 1। अगेन 5 जिम्मेदार है, तो 5 का पावर क्या है 2, तो 2 प्लस 1। जैसे टोटल फैक्टर्स के लिए सबका पावर प्लस 1 मल्टीप्लाई, ऑड के लिए जो ऑड बनाएगा उसके पावर प्लस 1 में मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या मिलेगा, 8 इंटू 3 कितना मिला, 24। तो 24 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑड हैं और टोटल फैक्टर्स 168 हैं। तो इवन फैक्टर्स कितने हो गए हैं, तो इवन फैक्टर्स हो गए, टोटल में से कौन घटाएंगे, टोटल में से ऑड
और टोटल क्या है 168, ऑड कितना है 24, तो आंसर क्या मिलने वाला है 144। तो टोटल इवन फैक्टर्स कितने हैं इसके 144, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो फैक्टर्स का कंसेप्ट हम ऐसे ही देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, n को जो भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले तो हमने लिख लिया। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं था क्योंकि 12 प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। इसको प्राइम फैक्टर में हमने कन्वर्ट कर लिया 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 7 इंटू 5 पे पावर 2। जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने लिख लिया, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में हमने लिख लिया n को, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाते हैं। सभी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल गए 168। अब बात आती है इवन और ऑड फैक्टर्स की। तो 168 टोटल है, तो इसमें कुछ इवन होंगे कुछ ऑड होंगे, तो या तो इवन को अलग से काउंट करिए या फिर ऑड को काउंट करिए, टोटल में से घटा दीजिए तो इवन वाला मिल जाएगा। वही काम हमने किया, ऑड फैक्टर्स हमने फाइंड किए। ऑड फैक्टर्स के लिए कौन जिम्मेदार है, 3 और 5। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑड, और 5 और 3 यदि जिम्मेदार है तो इनका पावर जो है वही बताएगा किसके लिए, ऑड फैक्टर्स के लिए। तो 3 का पावर 7, 5 का पावर 2, हमें पता है कि पावर में +1 करते हैं, तो 3 के पावर 7 में +1, 5 के पावर 2 में +1, और 7 + 1 इंटू 2 + 1, जैसा कि हम इसके पहले किया। तो टोटल ऑड फैक्टर्स कितने आ गए, 8 इंटू 3 24, और टोटल फैक्टर्स कितने हैं 168। तो इवन वाले 168 - 24, आंसर 144। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।